वॉइस क्लियर है? ठीक है, हम जोहो साइट पे थे। हमने जो लास्ट हमने एडिटिंग शुरू करी थी इस पे, अभी जैसे अब मैंने इसको साइन इन किया है तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है जो मैंने उस दिन बनाई थी जोहो लर्निंग विद क्लासेस, और उसका यूआरएल दिया था हमने learn.zohosite.com। ये उसका यूआरएल था, क्लिक करेंगे तो हमें वेबसाइट दिखाई देगी। तो इस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही थी। हमने ये कंटेंट को चेंज करके देखा था। अब बात आती है, देखो अब यहाँ पे ये है क्रिएट न्यू साइट। अब इसी अकाउंट में यानी कि जोहो साइट के अकाउंट पे आप और भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट के अंदर एक ही वेबसाइट क्रिएट होगी, आप मल्टीपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग बिजनेस की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग डोमेन की आप वेबसाइट ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। जैसे कि मैक्सिमम कितनी होती है मैम? वो प्लान के ऊपर होती है कि आप कितनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। जैसे मैक्सिमम नॉर्मल प्लान में 3 वेबसाइट अवेलेबल होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती है। मतलब अगर आप उसको 3 से ज्यादा करना चाहोगे तो फिर आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, एक और उसके लिए वेबसाइट लिए। तो और मैम इसके इसके लिए मैम जो हम अपग्रेड करते हैं प्लान, वो चार्जेस मैम क्लाइंट से ही लेते हैं हम? हाँ हाँ, हमारा कोई चार्ज नहीं होता, हम सिर्फ डेवलपमेंट के चार्ज लेते हैं। वेबसाइट और सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज हम अपने मत्थे पे नहीं रखते हैं। ये मैं इसीलिए सजेस्ट करती हूँ कि क्लाइंट के सर पे रखो, क्योंकि कल के दिन अगर कोई चीज नहीं काम करती है, वो भी किस वजह से कि अपग्रेड नहीं है सब्सक्रिप्शन, इस वजह से अगर कोई साइट काम नहीं कर रही है, उससे बेटर है कि आप क्लाइंट पे डाल दो। अगर कोई फंक्शनैलिटी है जो अपग्रेड पे काम करेगी, लो पे नहीं काम कर रही है, तो क्लाइंट अपने आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हमारी सरदर्दी नहीं है। फिर हमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेगा कि आपने बोला था ये प्लान लो तो हमने ये लिया। इसलिए आपको कुछ नहीं करना होता, आप जो कंपैरिजन वाला पेज है ना प्राइसिंग का, वो उठा के यूआरएल क्लाइंट को दो कि ये चीजें हैं, ये जो आपको मिलेंगी, अब आप इसमें से देख लो जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप वो प्लान के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्लान का रहा। लेकिन नॉर्मली तो देखो एक अकाउंट पे बंदा एक ही वेबसाइट बनवाता है, लेकिन अब यहाँ पे एक एक चीज और है कि ये जो प्लान है ये 5 पेज के लिए, 5 पेज की वेबसाइट ही बनेगी, मैक्सिमम 5 पेज बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे इसमें। अगर आपको छठा पेज चाहिए उसके लिए आपको फिर सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो मैं आपको जोहो साइट प्राइसिंग दिखाती हूँ। ये देखो 5 पेज की लिमिटेशन में 500 MB स्टोरेज मिलेगा। ये कौन सा है? 160 स्टार्टर प्लान है, फ्री ट्रायल के साथ भी स्टार्ट होता है, यानी कि आप 15 दिन का ट्रायल इस पे ले सकते हो। 10 GB की बैंडविड्थ पर मंथ मिलेगी। 5 फॉर्म मिलेंगे आपको, जैसे कॉन्टेक्ट अस या फीडबैक फॉर्म हो गया, या जो भी 5 फॉर्म मिलेंगे तुमको। 10 MB मैक्सिमम फाइल साइज होता है। 5 फोटो गैलरी मिलेगी। अब वहीं आप जब प्रो पे जाते हो तो आपको 50 पेज बनाने की लिमिटेशंस मिलती है, 50 के बाद 100 MB स्टोरेज मिलती है, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, फिर ये रीडायरेक्टिंग वाला और वो मैम 50 पेज हर वेबसाइट के लिए अलग अलग होंगे एक ही अकाउंट में? नहीं नहीं, हाँ, वो जैसे एक वेबसाइट के अंदर, जैसे ये हमने वेबसाइट बनाई है ना, इसके अंदर मेरे को सिर्फ 5 पेज मिलेंगे या 50 पेज मिलेंगे। अगर मैं दूसरी वेबसाइट बना रही हूँ यहाँ से, ये मैं यहाँ से नहीं, तो उसमें 50 और मिलेंगे मुझे। मतलब वो ये कहना चाह रहा है एक यूआरएल में आपको सिर्फ इतने पेज मिलेंगे। क्लियर है? हाँ जी मैम। ये सारे कंपैरिजन है, ये सारे आपको एसईओ टूल एड ऑन ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसका लिंक उठा के कस्टमर को दे देना, वो अपने आप अपनी समझ से करेगा। उसके बाद अगर वो ये बोले कि यहाँ पे तो 100 GB का स्टोरेज है, यहाँ पे 500 GB MB का है, तो अब तो यहाँ पे तुम अब खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे ना। वो कहेगा कि आपको ये चीज पहले देखनी चाहिए थी, हमने आपको जब चीजें कंपैरिजन दिया हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना बनती है। आप मुझे अपग्रेड वर्जन दो, मैं 100 GB के स्पेस पे काम करूंगा।
या वो छठे पेज को बनाने के लिए बोले। अब तुमने तो बोल दिया उससे कि वेबसाइट जो है आपकी मैं 150 रुपए में बना दूंगा, लेकिन अब वहीं पे ही उसने बोल दिया कि मुझे ये भी पेज चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसने बता दिया 10 पेज। अब तुमने जो प्राइस बताया था उसके अंदर तो सिर्फ 5 ही पेज आ सकते हैं। अब तुम अगर उसको ये बोलोगे कि आपका 600 रुपए पर मंथ का प्राइस रहेगा, और तो फिर वो तो भड़केगा ना कि पहले 150 बताया, अब 600 पे आ गया, फिर और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधे लिंक उठा के देते, तो जो तुमको सुटेबल लग रहा है आप वो सब्सक्रिप्शन लो और उसका आईडी पासवर्ड मुझे शेयर करो, उसके बाद में आपकी वेबसाइट बनाना शुरू करो। सिंपल सी चीज, ठीक है। तो ये तो चलो प्राइसिंग वाला हो गया। वापस आते हैं वेबसाइट पे। तो हमने ये वाली वेबसाइट कल बनाई थी जिसकी हम एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम नई वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ से हम नई बना, ये जितनी भी वेबसाइट होंगी ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारी वेबसाइट दिखेंगी। इसके बाद पहले हम उसी को एडिट कर लेते हैं, बाद में बना कर हाँ, देखेंगे हम दूसरे। तुम टेस्ट करके देख लेना बना के। अभी हम आगे अपग्रेड करेंगे अब, है ना, डेवलपमेंट में। तो हम आते हैं, हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं इसको। ये ऐसा डैशबोर्ड खुलता है। सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल ये है हमारा, ठीक है। टाइटल लाइन ये है, और ये जो अकाउंट नेम है, ओनर नेम स्पर्श के नाम से हमने बनाई, मतलब ये अकाउंट बना हुआ है अगर ये देखूं मैं तो, ठीक है। और मैंने लास्ट पब्लिश कब किया था वो डेट आती है। डोमेन बाय करना है नहीं करना है, 13 डेज फ्री ट्रायल के लिए बचे हुए हैं। अपग्रेड यहाँ से कर सकते हैं। ये ग्राफ हमें दिखता है कि मतलब कौन कौन सी डेट को हमने क्या क्या काम किया है, वो सारी चीजें दिखती है यहाँ पे। टोटल कितने पेज हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है, ऑक्यूपाइड कितने हैं, वो सब दिखते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट में 4 पेज हैं। जैसे कि अगर मैं पेज पे देखूँ तो मेरे पास 4 पेज कौन कौन से हैं, होम, सब्जेक्ट, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट। वेबसाइट में देखो तो होम, सब्जेक्ट, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट 4 पेज है मेरे पास। मैम ये पेज डिलीट कहाँ से होते हैं अगर मैंने एक पेज डिलीट करना है तो? मतलब ये वेबसाइट वाले पेज हाँ जी मैम। डिलीट तो रिमूव होता है ये शायद। आता तो यही है डिलीट का, ये क्रैश में आता है यहीं पे। अभी देखते हैं उसको, है ना, अब वन बाय वन चलते हैं, मिल जाएगा अभी डिलीट का ऑप्शन। ये रहा, मूव टू ट्रैश, ये है, यहाँ से डिलीट होते हैं। ट्रैश में डालने का मतलब है कि वो डिलीट हो गए, ट्रैश में चले जाते हैं, वहां जाने के बाद परमानेंट डिलीट करते हैं। तो मैं एक करके दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट डिलीट हो गया है। अभी मुझे इसको दोबारा पब्लिश करना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिश दोबारा कर देती हूँ। चल गया से, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट का काम होगा। अभी यहाँ से ट्रैश में गया ना, अब मैनेज पे जाके ट्रैश में देखोगे ना तो यहाँ पे आ गया वो। अगर आपको इसको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर कर सकते हो, नहीं तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा ये। तो हम रीस्टोर कर लेते हैं इसे, पब्लिश कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, वो हेडर में लगाना पड़ेगा हमें। अब हमको यहाँ पे ना लगाना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा, उसके साथ मैप कराना पड़ेगा, तो फिर वो शो हो जाएगा। लेकिन वो आप इसको रीस्टोर करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पेजेस, जितने भी पेजेस होते हैं तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे पेजेस। हेडर में कहाँ से लगेगा मैम ये? अभी बताते हैं, जब वो एडिट करेंगे ना तब ऐड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सारे पेजेस आ गए, यानी कि जो भी वेबसाइट में मेरे अबाउट अस का पेज है, ये जो भी मैंने एडिट किया वो है, ये भी है। फिर आते हैं हम फाइल में। फाइल में क्या है, जो भी हम फाइल फोटोज वगैरह रखते हैं तो वो इमेज गैलरी है हमारे पास, तो सारी फोटोज हमारी इसमें होती है, जो भी हम अगर इसमें अपलोड करते हैं। मैम इमेज जिस तो मैम हम डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं जहाँ पर साइट है हमारी, एडिट करते हैं जहाँ से हम।
हाँ तो लेकिन वो भी तो स्टोर होती है ना कहीं पे। तो मैम जो वहाँ पर इमेज देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी स्टोर हो जाएगी? हाँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो, ये तो चलो फाइल का ऑप्शन है, ये इमेज का ऑप्शन है। तो जो भी वहां पे हम इमेज लेंगे, जो हम अपने डेस्कटॉप से इमेज लेंगे, वो हमारे यहाँ पे शो करेगा वो। इसमें मैम मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब एक छोटा सा काम करके देखा था मैंने इसमें। इसमें ना मैम वीडियो वाला विजिट नहीं मिला मेरे को उसमें एडिटिंग में। वीडियो वाला विजिट कैसे? विजिट होता है जैसे मैम इमेज का विजिट है, हाँ इमेज ले हाँ लेते हैं, हाँ हाँ। ऐसे ही वीडियो का नहीं मिला मैम। अच्छा तुम कह रहे हो कि वीडियो का नहीं मिला। हाँ वीडियो का इसमें वो स्पेस वाला सिस्टम है ना, वीडियो एमबी और केबी में नहीं चलता ना वीडियो के लिए। तो अच्छा मतलब एमबी में स्पेस लेता है ना, वो केबी में तो लेता नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जब वीडियो हम अपग्रेड वर्जन पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन एक और आ जाता है, यहीं पे ही आ गए। तो फिर वीडियो भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये तो एक नॉर्मल मतलब कि जो भी तुम इमेज अपने डेस्कटॉप से ये चीजें रखते हो, तो वो आपको यहाँ पे ही शो होती है। ये फाइल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर ब्लॉग, अगर कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो और ब्लॉग का पेज बनाना है, तो वो हम यहाँ से बना के यहाँ से अपडेट करते हैं ब्लॉग। जैसे अब ब्लॉग एक ऐसी चीज है जो आप ना डेली एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि लेआउट चेंज नहीं कर सकते। आप तो कंटेंट और इमेज डालोगे, वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो उस तरीके से ये एक ब्लॉग होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये आप बना सकते हो पेज, और जैसे ही आप उसमें कुछ भी चीजें ऐड करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने ब्लॉग ऐड किया है, बैक जाते हैं। अब जैसे मैंने ये ब्लॉग का पेज क्रिएट कर दिया है, तो अब मैं यहाँ से पोस्ट सीधे सीधे क्रिएट करूंगी, तो वो मेरे सीधे ये लाइव पे भी इम्पैक्ट करेगा, मैम लाइव पे ही। एक बार दोबारा करना मैम, मेरी स्क्रीन अनविजिबल हो गई, दिख नहीं रहा था कुछ भी। अभी विजिबल है? हाँ जी मैम अभी विजिबल आएगी, दोबारा कर रहा हूँ कैसे किया आपने। देखो यहाँ हमने फाइल की डिस्कशन की थी, अभी हम ब्लॉग यहाँ पे ब्लॉग करते हैं। तो अभी मैं सारे ब्लॉग डिलीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रीन आती है वो इस तरीके से आती है, जहाँ पे हमारे कैटेगरी, टैग और एसईओ ये सब हम अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम ब्लॉग में करते हैं। तो अब ये ब्लॉग ना मेरे को लाइव जैसे देखना है, मैंने पब्लिश किया तो ब्लॉग का एक पेज क्रिएट हो गया। अब इसमें हेडर में ये कैसे आ गया, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली मैप होती है। वर्डप्रेस में भी ऐसा है कि अगर आप ब्लॉग का पेज क्रिएट करते हो, तो वो एक लिंक जनरेट कर देते हैं डायरेक्टली, जिसके लिए आपको हेडर पे ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये डायरेक्ट इस पे आ गया है। अब यहाँ पे अभी कोई भी ब्लॉग नहीं है, तो अब हम ब्लॉग जब पोस्ट करेंगे तो सीधा ऐड पोस्ट करेंगे। जब हम पोस्ट करेंगे तो फिर हमें कंटेंट, इमेज वगैरह जो भी चीजें चाहिए होंगी, तो ये डायरेक्ट हमें ना साइड पे लेके जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, या ये कंटेंट मुझे चेंज करना है, इमेज लगानी है, जो भी लगानी है वो मैं यहाँ से पोस्ट, उसके बाद मैं पब्लिश पोस्ट कर दूंगी, तो ये सीधे सीधे मेरा लाइव पे पोस्ट हो जाएगा। क्लिक नहीं देगा। ठीक है, अब ये पब्लिश हो गया है। अब अभी तो चलो एक एक हमने ये ब्लॉग डाला, एंटर योर पोस्ट, एक ब्लॉग ये ड्राफ्ट में चला गया। अभी हमारे इसका स्टेटस पेंडिंग में ही है, ड्राफ्ट में ही है। अब ऐसे ही कोई और ले लेते हैं हम। अब ये ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो मेरा कभी कभी ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए हमेशा ना हार्ड रिफ्रेश कर लो, तो वो चल जाता है, काम कर देता है। ब्लॉग के पेज में अब मैं जो भी ब्लॉग इसमें जो भी लाइव होते रहेंगे, वो लाइन से यहाँ पे आते रहेंगे। अभी हमारे पास ये जितने भी ये सब ड्राफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इनका स्टेटस चेंज होगा, ये ऑटोमेटिकली वो पब्लिक हो जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे। और उसके लिए हमें कंटेंट, इमेज वगैरह सारी चीजें चाहिए होती है। तो कैटेगरी भी मैप करनी पड़ेगी
हमें टैग भी देना पड़ेगा, एसईओ भी देना पड़ेगा, तब हम सीधे सीधे इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पोस्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो यहाँ से मूव ट्रैश में करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पेजेस में दिखते हैं कि कितने हमने ब्लॉग पोस्ट कर दिए हैं। फॉर्म होते हैं नॉर्मल, कॉन्टेक्ट अस हो गया जिसमें हम जैसे मैंने टेस्ट फॉर्म बना दिया एक, अब इसमें मैं फील्ड ले लेती हूँ, नेम ले लिया, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। अब ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बन गया। फॉर्म को एडिट करना है, सिंपल मैं एडिट कर सकती हूँ। इसके ऊपर मुझे कोई मेल ट्रिगर करवाना है, फील्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है, सबमिशन पे कुछ कराना है, प्रॉपर्टी में करा सकते हैं। फॉर्म की पूरी प्रॉपर्टी यही मिलेगी। मैम इसको 50-50% करके देखना है एक बार। किसको? फॉर्म ओपन करना है, हमें एक बार एडिट फॉर्म करना है। हम्म, इसमें मैम ऐसे करके देखना कि नेम हाफ आए और हाफ में ईमेल आए, इसके साइड में बराबर में इसके। उसके लिए ना टेम्पलेट आती है, फॉर्म की टेम्पलेट आती है, वो टेम्पलेट चेंज होता है, ऐसे तो होगा नहीं, वो आता नहीं है इसमें। और ये मैम फॉर्म दिखेगा कहाँ पर ये पब्लिश हुआ यहाँ हुआ? पे भी एम्बेड करोगे तुम फॉर्म को। इस टाइम हम इसको फॉर्म को देख नहीं सकते मैम वैसे। रिव्यू तो तुम कर सकते हो फॉर्म को, लेकिन ये जो फॉर्म तुम एम्बेड जहाँ पे भी करोगे ना, जैसे कि मैं साइड में कहीं पे यूज करूंगी तो वहीं पे ही मैं इसको जैसे कि दिखाऊं तो कॉन्टेक्ट अस के अंदर एक फॉर्म बना है, नहीं बना है ना, जैसे कि मैप है, मैप को क्या किया, ये एम्बेड कर रखा है मैप को। तो जब हम वहाँ पे एडिट पेज पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के लिए आता है। अभी हम पेज एडिट करेंगे ना, तो मैं यही वाला कॉन्टेक्ट अस वहाँ पे दिखाऊंगी ऐड करके, जो हमने ये वाला फॉर्म बनाया है टेस्ट के नाम से। तो वही सेम फॉर्म हम वहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं कॉन्टेक्ट अस में, जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये जितने भी हम फॉर्म बनाते हैं, चाहे हम उसको वहाँ पे करते हुए बनाए, एडिट करते हुए बनाए, वो सारे की लिस्ट हमें यहीं पे ही आ जाती है, यहीं पे सारे फॉर्म दिख जाएंगे। अभी जो हमने फॉर्म बनाया उसका व्यू कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से ही दिखेगा बस। इस पे कोई मेल नोटिफिकेशन वगैरह करानी है तो हम वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अब वो सबमिट होगा तो यहाँ से मेल ट्रिगर हो जाएगी। जो मेल मैंने उस पर डाली है, ईमेल फील्ड लिया है, उसी पे से ये ट्रिगर हो जाएगी। ये मेल आईडी जो ऐड करने के लिए मांग रहा है, जब ये हम ना ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं मेल से, तो फिर यहाँ पे हमारी अपनी वाली मेल आईडी आ जाती है, तो वही वाली मेल आईडी फिर यहाँ पे जाएंगी। इसके बाद आता है सब साइट। सब साइट का मतलब वही होता है कि सब डोमेन वाली वेबसाइट, उसके लिए प्लान अपग्रेड करना पड़ता है। कम कम मतलब यूजेबल होता है, लेकिन हाँ कई लोग करवाते हैं, बनवाते भी हैं। अब मैनेज में हमारे पास आता है कोड स्निपेट का, मतलब कि जैसे हम एम्बेडेड कोड इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म का हो गया या कहीं का या कोई साइट का ऐसा कुछ, तो जैसे कि मैंने दे दिया इसका कोड, अब जैसे मैंने इसको ये एक नाम दे दिया, जैसे कि हम CSS यूज करते हैं या स्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, वैसे ही इसको यूज करते हैं। अब इसका जो भी कोड लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और एज अ क्लास, एज अ आईडी हम इसको अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, मतलब आप अपनी कोड को यूज कर सकते हो इसमें, मतलब फॉर्म में अगर आपको लगाना है तो। ठीक है, फोटो एल्बम, जो भी गैलरी में से फोटोज जा रही हैं, ये फोटोज का सेक्शन है, वो फाइल का सेक्शन था। फाइल में भी इमेजेस होती हैं, तो वो इमेजेस फाइल वाली दिखा रहा है, यहाँ पे फोटो है, PNG वगैरह में जो भी होंगे वो यहाँ दिखेंगे। डायनेमिक कंटेंट हम यहाँ पे सेट करते हैं। डायनेमिक कंटेंट का लॉजिक ये है कि अगर आप कहीं से डेटा लेके आ रहे हो
और वो डायनामिकली डेटा आ रहा है। जैसे कि अब मैं बोलूँ रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो वो मेरा क्या है, कंटेंट डायनामिक आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आगे की चीजें हैं। जब हम डेटाबेस यूज करते हैं, डेटाबेस में डेटा इधर उधर से लाते हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ला रहे हैं, कनेक्शन के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है। ये हम डीपली डिस्कशन करेंगे अगर हमें नीडेड पड़ी। इंटीग्रेशन का पार्ट है ये, अगर पड़ेगी तब हम उस पर बात करते हैं। कमेंट, बस ये नॉर्मल कमेंट है जो ब्लॉग वगैरह पे आते हैं, वो कमेंट यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं। ब्लॉग पे हो, फीडबैक पे हो, जिससे भी लिंक करे हो, वो सारे कमेंट यहाँ आते हैं। फॉन्ट हम यहाँ से वेबसाइट का डिसाइड करते हैं, कहीं पे फॉन्ट चेंज करें तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट है हमारे इसमें, तो ये यूज कर सकते हैं। ट्रैश में हमारे जितना भी डेटा डिलीट होता है वो ट्रैश में आता है। परमानेंट डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीस्टोर के लिए रीस्टोर कर सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन पे आते हैं हम। कस्टमाइजेशन में टेम्पलेट है, जो हमने वेबसाइट टेम्पलेट यूज कर रखी है, उसको कस्टमाइज करना है, तो सिंपल एडिट टेम्पलेट करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पेज से भी हमारे पास ऑप्शन आता है, हम वहां से भी कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो है, आज के कोर्स से और अगर मैम आप टेम्पलेट सेलेक्ट कहाँ से करते हैं मैम ये स्टार्टिंग में जब वेबसाइट बनाते हैं ना, वहां से टेम्पलेट अच्छा, वो बनाते टेम्पलेट सेलेक्ट हैं। करें। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ये के थ्रू अगर आप वेबसाइट को एडिट करना चाहते हो, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखी थी, सारी चीजें, हेडर है, बैनर है, फुटर, ये सारी चीजें, तो ये हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो से कर सकते हैं। जो एक कॉमन चीज होती है, जैसे हेडर फुटर क्या है, वो थीम में नहीं आते, टेम्पलेट में नहीं आते। और अगर टेम्पलेट के भी जो आते हैं, अगर उनको भी आपको चेंज करना है डिफॉल्ट से, तो फिर वो विजुअल स्टूडियो से कर सकते हैं। कोड में अगर कोई और कोड आपको CSS या हेडर या फुटर का कोई, जैसे स्टैटिक कोड लिखना है, अब फुटर में तुम्हें अपना नाम देना है, नहीं चाहिए डिफॉल्ट, या टेम्पलेट का तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, तो हेडर फुटर अगर आप कोड से लिखना चाहते हो तो कोड से भी बना सकते हो यहाँ पे, और उसको सेव करके यूज भी कर सकते हो। और मैम इसकी क्लास कहाँ पर देनी होगी यहाँ पर? किसकी? इसमें सब यहाँ जो डिफाइन करना कोऑर्डिनेटर। पड़ेगा, डॉट करके, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे देना पड़ेगा। टेबल ऐसे जो भी देते हैं ना, 80 पिक्सल, मतलब जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, उस तरीके से तुम्हें देना पड़ेगा यहाँ पे सारा। और मैम ये जो मैम क्लास लिखी हुई है GY, ये जो भी हाँ हाँ। मतलब ये कहाँ पर लिखे हैं मैम? उसकी CSS ID में कहाँ पर होगी वो? ये अगर तुम इसको जैसे ये तुमने GUI एक क्लास बनाई है जिसमें तुमने टेबल दिया है 89 पिक्सल, अब तुम्हें अगर ये CSS यूज करनी है, तो जहाँ पे भी ये क्लास लगाओगे वहां पे ये यूज होगी, है ना। तो अगर मैं तुम्हारा यहाँ जाती हूँ, वेबसाइट की बात करूँ मैं, से हम करते हैं डुप्लीकेट, तो जैसे कि मैं इस ब्लॉग पे गई, कंटेंट पे गई, तो अगर मैं इस पे आती हूँ और मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इस पे आ गई, तो यहाँ मैंने बताया था CSS ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली .GY लगा के उसकी क्लास, सॉरी, GY लगा के, या ओपन CSS एडिटर में मैं CSS, जैसे मैंने ये ऐड किया था, तो मैं इसको, ये जो मैंने ये क्लास लगाई है, ये मैं सीधे सीधे यहाँ पे सीधे सीधे यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे लिख के उसको यूज कर लूँ या वैसे यूज कर लूँ, तो मैं यहीं से ही सीधे यहीं पे, मतलब मुझे क्लास का नेम देना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर ले लेगा। वैसे ना एक्सटर्नल CSS की नीड पड़ती नहीं है, पर बहुत जगह लोग ऐसे कुछ डिमांड कर देते हैं कि जरूरत पड़ जाती है, तो उस केस के लिए यहाँ पे दी हुई है। तो आप जितनी भी CSS लिखोगे वो सारी यहाँ पे आती है। हेडर कोड अगर देना है, जैसे कि वेबसाइट के कुछ कलर होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, अब सपोज तुमने वेबसाइट की थीम जो सेलेक्ट करी, वो कलर कोड मैच नहीं कर रहा है वेबसाइट से, लोगो से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो कलर कोड स्टैटिक ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक कोड ले लूंगी,
फिर यहाँ पे मेरे को कलर बनाना नहीं पड़ेगा टेम्पलेट में। जैसे कि ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्होंने ये कलर दिए, अब हो सकता है लोगों के कलर से ये सारे कलर मैच ही ना कर रहे हो। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम CSS लिखेंगे इन सब के लिए। जब हम CSS लिखेंगे तो फिर वो सारी वेबसाइट पे फिर हम उसी CSS को अपडेट करेंगे, जिससे कि वो पूरी वेबसाइट की थीम अलग हो जाए। तो ये तो एक हार्ड कोड वाली चीज आ गई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑप्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइट का नेम है, सब हेडिंग देनी है, लोगो दिखाना है नहीं दिखाना है, मेन्यू दिखाना है नहीं दिखाना है, तो ये सारी चीजें। लोगो फैब आइकन है, जैसे ये आपको छोटा सा ये आइकन दिख रहा है, इसको फैब आइकन बोलते हैं। यहाँ पे सीधे से अपलोड कर दोगे, वो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। फिर कमेंट्स पर पेज पे कितने हैं, ईमेल है, एनेबल डिसेबल, ये कुछ परमिशंस हैं, ये तो पढ़ के समझ में आ जाएगी सारी। ठीक है, ब्लॉग प्रेफरेंस है कि ब्लॉग में क्या क्या चीजें देनी है नहीं दिखानी है, और कैटेगरी, सब कैटेगरी टैग वगैरह, ये सारी चीजें। मैसेज बार है हमारा, इसमें दिया होता है चैट के लिए दिया होता है ये, जैसे कि लाइव चैट होती है जो, या आप एक है जैसे कि एस्केलेशन में भी होता है ना एक चैट, जैसे कोई क्वेरी मैंने डाल दी या एस्केलेशन बोल दूं या टिकट बोल दूं, तो मैंने यहाँ पे कोई चैट अपना सिनेरियो डाल दिया और फिर मैं लोगों से फीडबैक ले रहे हैं उस पे, तो ये चैट का ही ऑप्शन है, मतलब एक कुल मिला के मैसेज से आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, ये ऑप्शन है। फिर आते हैं मेन्यूज है, ये है हेडर सारे, देखो साइट में कहाँ पर दिखता है मैम वो मैसेज बार? ये वाला मैसेज बार हाँ जी मैम, वेबसाइट पर कहाँ पर दिखता है? वेबसाइट पे जहाँ एम्बेड करोगे ना वहां पे दिख जाएगा। ऐसा लिंक भी अगर हम ऐड करेंगे ना तो वो दिखेगा वहां पे। लिंक ऐड करने का सेंस क्या होता है, जैसे कि ये ब्लॉग के पेज की मैं बात करूँ, तो ब्लॉग में नीचे ये कई कई ब्लॉग में देखा होगा तुमने, नीचे चैट आती है नीचे, जो लोग अपने अपने आइडियाज पोस्ट करते हैं या कमेंट देते हैं, तो वो सारा सिनेरियो हमारा इसी में ही ऐड हो जाता है मैसेज बार में, कि क्या सिनेरियो, क्या टॉप बात चल रही है वहां पे। ठीक है, ये हमारे मेन्यूज हैं, जो मैं अभी कह रही थी कि हमने जैसे सर्विस वाला हमने डिलीट किया था, तो अभी देखो यहाँ से हमने डिलीट किया था तो वो यहाँ पे नहीं है। अगर मुझे अब ऐड करना है तो मैं यहाँ से, या फिर फिलहाल यूज करते हैं। अब मैंने ये लिया, टेस्ट ले लिया, अब मुझे यहाँ पे वो ये रहा सब्जेक्ट, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाला डिलीट मारा था इसलिए हम सब्जेक्ट वाला ऐड कर रहे हैं। मेन्यू आइटम नेम भी हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, तो पेज सेलेक्ट है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, सेव कर दिया। और हमारा इसमें क्या था, एक मिनट, हम इसी में ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारे फुटर मेन्यू है, आफ्टर कर लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, तो अभी हमारे पास, अब मैं इसको अगर सेव कर दूं तो मेरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा, यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम हेडर में यूआरएल को ऐड कर देते हैं। ये हमें मैप करना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी मैप किया है। और अभी जब मैं यहाँ पे नया बना रही थी, यहाँ से ऐड न्यू मेन्यू आइटम किया था मैंने, तो यहाँ से हम नया भी मेन्यू बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये तो एक डिफॉल्ट है, अगर आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है, फुटर का मेन्यू है, फुटर मेन्यू भी होगा इसमें, यूज नहीं किया हुआ है, जैसे फुटर का भी एक मेन्यू इन लोगों ने जो दिया हुआ है, क्या पता हो, देख लेते हैं। नहीं है, तो इन्होंने
एक फुटर का भी मेन्यू बना रखा है जिसमें ये 3 जो है वो दिखाई देंगे। तो फुटर का मेन्यू से क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली मेन्यू बना के कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे, उससे पहले करना है, आफ्टर करना है, या फिर उसका ड्रॉप डाउन है। एज अ चाइल्ड मतलब हो गया ड्रॉप डाउन बनाना, तो आफ्टर में उससे पहले आएगा, बिफोर में उसके बाद आएगा। नहीं तो अगर आफ्टर बिफोर भी नहीं समझ आता तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ से नया मेन्यू ऐड हो जाएगा जैसे मैंने टेस्ट बनाया है। रीजन का लैंग्वेज वगैरह टाइम जोन से है, जो भी आपका स्टैंडर्ड वेबसाइट का है वो हम शुरू में ही डाल देते हैं, ऑटो ले लेता है, तो वही रहता है। आप चेंज कर सकते हो अगर आपका कुछ अलग और है। डोमेन यहाँ पे ऐड करते हैं हम अपनी, जैसे हमने ये बनाई थी तो इसमें प्राइमरी डोमेन दिखाई है। एसईओ है, एसईओ अगर आप करवाते हो उससे तो ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी सारी चीजें दी हुई हैं, तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसमें एसईओ के लिए। सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया यहाँ पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ अपने सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है और वो आपकी वेबसाइट से अटैच हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था सारा। रोल्स एंड परमिशंस आती है हमारे पास, जैसे कि आप किसी को एक्सेस देते हो वेबसाइट का। अब आपने एक बंदा रखा है जो सिर्फ ब्लॉग हैंडल करेगा, तो आप उसको ब्लॉग का ऑल एक्सेस दे सकते हैं यहाँ से। साइट का जो भी आपको एक्सेस देना है पब्लिक, क्योंकि अभी तक मैं लाइव है और पब्लिक है तो हम प्राइवेट नहीं है, तो और ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक करनी है जो भी है, तो ये सारी सेटिंग्स हमारी होती है इसके अंदर। अभी हमारी वेबसाइट पब्लिक है, इसका मतलब कि अभी सब देख सकते हैं। अगर हम इस पे काम कर रहे होते तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट रखते या फिर लिमिटेड मेंबर्स को देते हम एक्सेस जो सिर्फ उस पे काम कर रहे होते। तो अभी अब जब सारा काम हो गया तो हमने उसको पब्लिक कर दिया। ब्लॉग का सिनेरियो ये है, ब्लॉग में जो बंदा ब्लॉग लिखता है, पोस्ट करता है, उसके पास ही सिर्फ रहेगा एक्सेस, वो सिर्फ ब्लॉग का ही ये वाले ऑप्शंस देख सकता है, ब्लॉग की सेटिंग्स सारी चीजें। बाकी अदर के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं वेबसाइट को या फिर अपने सिस्टम को, तो ये ऑप्शन रोल्स एंड परमिशंस में आता है। इंटीग्रेशन में है कि अगर आपको किसी थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन करना है तो वो इंटीग्रेशन कुछ अवेलेबल है, जैसे सेल्स आईक्यू है। सेल्स आईक्यू जोहो सेल्स आईक्यू है जो लाइव चैट देता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, कितनी देर के लिए उसने स्टे किया, कौन कौन से पेज पे गया, कहाँ कहाँ उसने क्लिक किया, तो ये सेल्स आईक्यू से पता चलता है। तो लोग काफी चैट सेल्स आईक्यू एक्टिव रखवाते हैं उसमें। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशंस हैं या फिर सीआरएम के साथ सिंक करानी है वेबसाइट को, तो ये यहाँ से हम फॉर्म भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या फॉर्म? फॉर्म में सीआरएम पे जैसे फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको। हाँ, सीआरएम से सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लीड आपकी वेबसाइट से आती है और आपने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगा रखा है, तो कोई भी कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में डेटा फिल करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका सीआरएम में लीड मॉड्यूल के अंदर, अगर आपने लीड मॉड्यूल से या किसी के भी साथ इंटीग्रेशन कर रखा है तो वो आपका उसमें सीधे सीधे लीड चली जाएगी, तो वो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है। तो ये उसके ऑप्शंस है इंटीग्रेशन। फिर आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में सिर्फ हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कितना रीच कर रही है, क्या क्या उस पर काम चल रहा है, पेज व्यू लोग कितना देख रहे हैं, कौन से पेज पे लोगों का सबसे ज्यादा फोकस रह रहा है। अब जैसे हमारे जो हमने वेबसाइट बनाई इसमें 8 व्यूज आए हैं, एक बार हमने ये वाले पेज खोले हैं, लेकिन ये वाला हमने 8 बार पेज खोल लिया है इसके हिसाब से, प्लस 100% इसका अभी तक हमारे पास हो गया। रेफरेंस में हमारा फर्स्ट पेज रहा है जिसमें सबसे ज्यादा वो चल रहा है। तो ये डेली के ये तो हमने खुद ही देखे हैं या दूसरे ने हाँ, भी देखे नहीं हैं ये ये? हमने ही देखे हैं, ये हमने ओपन करे ना, नहीं तो इतना नहीं आता, ज्यादा आता। आज ही तो हमने अबाउट ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस ओपन किया है और ये आज की रिपोर्ट देख रहे हैं बस हम डेली। अगर मैं मंथली तो कुछ होगा नहीं मेरा, 9 हो गया। अब होम पेज कल हमने क्रिएट किया था तो कल हमने इस लिंक को ओपन किया था। मैम वैसे मेनली तो इसमें डिजाइनिंग ही होती है, बस कैसे एडिट कर रहे हैं वेबसाइट को, बाकी ये हाँ, तो समझ आ ही जाता है। बाकी तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। डैशबोर्ड तो ज्यादा अब डिफिकल्ट है नहीं, अब डैशबोर्ड समझ में आ गया होगा। तो हाँ जी। बाकी ये एडिटर है
ये हम वेबसाइट को यहाँ से करते हैं, ये हमारी प्रोफाइल होती है जिसमें मेरी साइड है, यहाँ से आप बाहर मेल जा सकते हो, यहाँ पे कितनी साइड है, ठीक है। और कहाँ से मैम, कहाँ से गई आप बैक मैम? यहाँ ये माई साइट से अच्छा अच्छा। इसी पे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्रिप्शन देख सकते हो अपना, यहाँ से अकाउंट आईडी वगैरह देखोगे, यहाँ से अकाउंट साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट यूजर अगर आपको देखने तो अकाउंट यूजर यहाँ से देखोगे और यहाँ से इनवाइट भेजोगे, मेल आईडी सिंपल डालनी और आपको इनवाइट चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे यूजर को एक से ज्यादा यूजर इस अकाउंट पे काम करते हैं तो इनविटेशन ऐसे भेजेंगे। अब हमारे किसकी मेल आईडी पर इनविटेशन भेजेंगे? मेरी पर? किसी के भी, जैसे यूजर है ना, अभी मतलब ब्लॉग का है, अब तुम 3 पर्सन से एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो कोई जो एडमिन है वो तुम्हें यूजर एक्सेस देगा ना, वो एडमिन अकाउंट नहीं देगा तुम्हें। जैसे अभी ये तुम्हारे पास जो अकाउंट है ये एडमिन है, ठीक है, लेकिन जिस बंदे का अकाउंट है वो एडमिन अपने आप को रखता है। बाकी हालांकि तुम्हें देगा एडमिन राइट्स, लेकिन एडमिन अकाउंट नहीं देगा, क्योंकि जिस एडमिन अकाउंट से उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तुम उस अकाउंट को डिलीट भी तो कर सकते हो, तुम उस अकाउंट का आईडी पासवर्ड भी बदल सकते हो। तो कुछ परमिशंस हमेशा एडमिन के पास होती हैं, जिसको हम सुपर एडमिन बोलते हैं। अगर तुम ये चीज समझ नहीं आई मैम, कैसे मतलब कैसे बता रहे हो आप? एक बार करके दिखाना मैम ये। देखो, जैसे कि ये जो तुम्हारा अकाउंट है ये तुमने बनाया था, अपनी मेल आईडी से बनाया था, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हारी कंपनी में आती हूँ, मैंने बोला कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं काम करूंगी, तो तुम मेरे को ये उठा के ये अकाउंट नहीं दोगे जो तुमने अभी बनाया है, अपनी आईडी पासवर्ड जो तुमने बनाए हैं, तुम ये नहीं दोगे मुझे। तुम क्या करोगे, यहाँ से जाओगे माय अकाउंट्स पे, नहीं माय अकाउंट्स पे नहीं जाओगे, तुम जाओगे यूजर इनविटेशन देंगे ना हम, माय साइट पे गए हम, अकाउंट यूजर पे क्लिक किया। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, मुझे मुझे इनवाइट भेजोगे ताकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकूं। शेयर द डेलीगेट ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए या फिर उस पर कोई भी काम करने के लिए तुम इनविटेशन किसी को भेज सकते हो जो तुम्हारे इसको बिल्ड कर देगा, या डेवलपमेंट कराना है या ब्लॉग अपडेट करना है, कुछ भी काम करवाना है। तो मैम यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी आएगी जिसको हम सेंड कर रहे हैं, हाँ, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। जिसको तुम ऐड करना चाहते हो, जिसको तुम ये सारे राइट्स देना चाहते हो कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम इस वेबसाइट पे काम करो, तो तुम इसी वेबसाइट का सिर्फ उसको परमिशन दे सकते हो, इनवाइट कर सकते हो उसको। तो उसके तो बाद उसमें ये हो मैम, जाएगा। तो उसमें मैम मेरे को उसको, मैंने उसको मैम लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देना पड़ेगा अपना या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं देना पड़ेगा ना, इसीलिए तो इनवाइट किया, तुमने इनवाइट करोगे तो वो अपना एक पासवर्ड जनरेट करेगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद उसके पास उसकी मेल आईडी और उसका पासवर्ड, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी मेल आईडी और पासवर्ड है, ऐसे ही उसकी मेल आईडी उसका पासवर्ड होगा उसके पास। लेकिन उसकी मेल आईडी और पासवर्ड तुमने शेयर किया तो तुम सुपर एडमिन हो, तुम उसके राइट्स रोक भी सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो कभी भी, लेकिन वो तुमको नहीं हटा तो सकता। मैम, तो मैम उसकी जो आईडी होगी और उसका जो पासवर्ड होगा मेरे को पता होगा वो? हाँ, पासवर्ड नहीं पता होगा, सिर्फ आईडी पता होगी तुम्हें। अच्छा, तो मैम ये क्लाइंट देता है आप जी, मतलब जैसे डेवलपर को जो जैसे ये सीआरएम, डेवलप करता है वेबसाइट? जैसे ये सीआरएम, तुम यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ से यूजर ऐड करते हो तो तुम्हें पता होता है ना कि मैंने ये वाली मेल आईडी है, ठीक है, इसका पासवर्ड है। अब जैसे तुम एक और यूजर ऐड करोगे तो वो अपनी मेल आईडी देगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनविटेशन के लिए उसकी मेल आईडी डालते हैं ना, फिर उसके पास मेल जाती है, फिर वो पासवर्ड बनाएगा, फिर उसका आईडी, अभी तुम क्या करते हो, अपनी मेल आईडी डालते हो और जो तुमने पासवर्ड शुरू में बनाया था वो पासवर्ड डालते हो, तभी तो लॉग इन कर पाते हो ना इसको। अब ऐसे ही तुमने उसको भी एक्सेस दिया है, लेकिन तुम क्या हो, यहाँ पे सुपर एडमिन हो। अब तुम अपने नीचे अगर किसी बंदे को रखोगे, उसको तुम एडमिन की प्रोफाइल दे सकते हो, वो प्रोफाइल तुमने बनाई है, जो हम यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे थे ये, इसमें हम परमिशन दे रहे हैं ना उसको कि वो क्या क्या मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमने साइड में क्या किया है, जो साइड में हम परमिशन ही दे रहे हैं उसको कि तुम हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो और हमारी वेबसाइट पे काम कर सकते हो।
अब जब उसका काम खत्म हो गया तो हम उसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब तुम हो CRM के अंदर, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, अब जैसे मैं सुपर एडमिन हूँ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ से तुम्हें रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एडिट करूंगी और मैं तुमको डिलीट कर सकती हूँ यहाँ से। एडमिन है, अब जैसे ये एडमिन अकाउंट है, ये तो सीधे डीएक्टिवेट होगा। अगर तुमने न्यू यूजर ऐड कर रखे होंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक डिलीट का बटन आएगा, तो तुम उसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फिर वो तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेस सिर्फ एडमिन, सुपर एडमिन के पास होता है। अगर तुम हर किसी को आईडी पासवर्ड दे दोगे, अब तुमने मुझे दे दिया आईडी पासवर्ड, अब मैं अगर इसको डिलीट मार दूं अकाउंट को, तो फिर मैं यहीं से तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देती हूँ, साइन आउट करके सारा डेटा तुम्हारे अकाउंट में से, माय अकाउंट में से सब खत्म कर देती हूँ। तो तुम कुछ कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तुमने इतना पैसा लगाया, तुमने CRM बनवाया, सारी चीजें करवाई, अब किसी ने गुस्से में आके तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दिया, फिर तुम क्या करोगे? इसीलिए हम यूजर्स देते हैं, किसी को भी काम करने के लिए हमेशा यूजर्स ही मिलते हैं, सुपर एडमिन अकाउंट नहीं मिलता है कभी भी। और जो दे भी देते हैं फिर वो ट्रस्टेड होते हैं, हाँ ट्रस्ट करके जो भी देता है। हाँ मैम, कई बार मैंने देखा है, मतलब क्लाइंट अपनी लॉगिन डिटेल और वो पासवर्ड सेंड कर देता है कई बार फ्रीलांसर हाँ को। कई बार कर देता है, हम भी काफी लाइव अकाउंट पे काम करते हैं, उनके लाइव एडमिन से ही काम करते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं ले पाते हैं वो, उनका बजट नहीं अलाउ करता नए यूजर्स लेना, नए लाइसेंस लेना। तो वो अपना ही अकाउंट देते हैं, क्योंकि उनका इतना लॉस नहीं होता, वो नया बनवा रहे हैं, उनका क्या ही लॉस है। लेकिन कई जिन जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं, ये काम करते हैं, वो हमेशा एक यूजर बना के ही हमें शेयर करते हैं। उसके लिए हमें अपनी मेल आईडी उनको भेजनी होती है, तभी वो मेल आईडी पे शेयर करते हैं, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पेज की तरफ। पेज का एडिट पेज इंफॉर्मेशन मैं बता चुकी थी कल, हम कंटेंट पे बात करते हैं आज। सबसे पहले चीज हमारे ये होते हैं कुछ सेक्शन। सेक्शन का मतलब है, जैसे इस लाइन से आप देखो ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, यानी कि ये मैम एक सेक्शन स्क्रीन अनविजिबल होगी, एक बार दोबारा बताना क्या होते हैं सेक्शन इसमें। अभी अभी विजिबल है। हाँ जी मैम। वो सेक्शन ना अलग एक एक स्क्रीन को डिवाइड करता है। जैसे अब तुम देखो, ये मैं यहाँ आई तो ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। एक स्क्रीन ये है, मेरा बैनर बना है, एक स्क्रीन मेरी ये है। या देखो ये ग्रीन कलर का यहाँ सेक्शन आ रहा है ना लिखा हुआ, तो ये इतना एक सेक्शन है। और ये तो चलो वो हेडर बैनर हो गया, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, यानी कि ये डिवाइड है, अलग अलग डिवाइड है। ऐसे ही इन्होंने ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन है, इन्होंने पूरा ले रखा है। फिर ये एक सेक्शन है, तो ये क्या है, सेक्शन के अंदर हम हेडर लेते हैं, रो लेते हैं, या जो भी लेआउट हमें डिजाइन करना होता है वो एक सेक्शन के अंदर करते हैं। अब एक सेक्शन के अंदर क्यों हम ये डिजाइन करते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं कि कोडिंग में ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। ये हो गया मेरा एक सेक्शन, यानी कि मैं जो एक मतलब कि ये नहीं, हम इसको नहीं लेते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये मैं बोलूंगी ये मेरा एक वेबसाइट का पूरा पेज है। ठीक है, ये मेरी एक विंडो है। अब मेरी इस विंडो में ये कलर से बनेगा, ये मुझे पेंट ज्यादा यूज करना आता नहीं है। ठीक है, ये मेरी विंडो हो गई है। अब इसमें मुझे अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी, क्लाइंट ने बोला है इसमें आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी। अब मैंने क्या किया, इस वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि कलर बदल लेते हैं ना इसका, जैसे कि ये मेरा एक सेक्शन हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया हेडर का। फिर ये मेरा एक सेक्शन हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया सर्विस का। फिर ये मेरा एक सेक्शन हो गया
फिर ये मेरा एक सेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें टेक्स्ट कहाँ से लेते हैं? तो ये जैसे ये है ना, अब इसको मैंने नाम दे दिया हेडर। ये जो मेरा सेक्शन बनाया है वो मैंने क्या हो रहा है, हेड हो गया। ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन बनाया है जिसको मैंने हेड दिया है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ बैनर, जिसमें मेरे स्लाइडर चल रहे हैं। इसके बाद मैंने इसको दे दिया सर्विस नाम, और इसको टीम दे दिया मैंने, और इसका हो गया फुटर, ये हो गया टीम, ये हो गया फुटर। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, एक सेक्शन में डिवाइड कर लिया सबको। तो एक सेक्शन में मैं हेडर बनाऊंगी, एक सेक्शन में मैंने सर्विस बनाया, एक में टीम बनाया, एक में फुटर बनाया। अब इस सेक्शन के अंदर मैं जो भी डिजाइन करूंगी वो डिजाइन करूंगी। ठीक है, तो अभी अगर इस वेबसाइट को देखूं तो इसमें सबसे पहला सेक्शन ले लिया जिसमें हमने ले लिया बैनर। दूसरा सेक्शन मैंने लिया, उसमें क्या ले लिया मैंने, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, फीचर्स चल रहे हैं। फिर मैंने इसके अंदर कोर्सेज ले लिया अलग सेक्शन में। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने जो ये सेक्शन लिया वो ले लिया मैंने टीम का सेक्शन। ऐसे ही मैं अचीवमेंट के, ये हो गया मेरा फुटर का सेक्शन। तो मैंने क्या किया है, पूरी वेबसाइट को सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। अब मुझे कुछ और भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ से सेक्शन ऐड करूंगी सीधे सीधे। अब जैसे मैंने यही ले लिया, तो टीम को मैंने यहाँ ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक सेक्शन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम सेक्शन पे काम करते हैं। अब इसी सेक्शन को कॉपी करना है, तो सेम एज इट इज कॉपी हो गया, देखो। ये लिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैंने उसको कॉपी किया वैसे ही मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, देखो ये भी आ गया और ये भी आ रहा है ऊपर, दो बार हो गया। तो मैं यहाँ पे सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, एलिमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, पूरा पूरा बना हुआ कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन हार्ड कोड से नहीं, फ्रंट एंड से ही कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये तो कहानी है हमारे पास सेक्शन की। ठीक है, हम वन बाय वन चलेंगे। सेक्शन हो गया मेरा, सेक्शन के बाद आता है मेरे पास, अब तो ये जो आपको इतना बड़ा सेक्शन दिख रहा है ये पूरा, अब मैं इसको कर देती हूँ खत्म, न्यू ओपन करते हैं। अब ये मैंने लिया है एक, अब ये मेरे एक सिंगल सेक्शन की बात करूंगी मैं। ठीक है, जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज कहती है वो ये कहती है एक सेक्शन के अंदर एक कॉलम भी होता है मेरा, मतलब ये अगर मेरा एक सेक्शन है वैसे ही मेरे पास एक मेरा कॉलम भी है जिसको मैंने ये बनाया। सेक्शन के जैसा ही कॉलम होता है। ठीक है, वो भी सीधा ही होता है। तो कॉलम ना मेरे मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर मैं कॉलम के अंदर, अब जैसे मैंने ये मेरा सेक्शन है, फिर ये मैंने एक कॉलम बनाया, अब कॉलम के अंदर मैं रो बनाऊंगी। ठीक है, हमेशा एक कॉलम के अंदर 12 हमारी रो होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं कह देते हैं, लाइन ले लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं ना इसको अलग अलग बताती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। टोटल काउंटिंग हमें हमेशा 12 की करनी होती है। जैसे मैंने ये बनाया, अब या तो मैं इसको बीच में से एक रो में 2 कॉलम मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिए,
तो ये जो साइज होता है ये मेरा कैसे रहेगा, 6 का, और ये हो गया मेरा 6 का। मैं एक काम करती हूँ, इससे बनवाने से बेटर है कि मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, इजी रहेगा। ये बहुत बेसिक होता है जब हम कोडिंग शुरू करते हैं। कॉलम हम कैसे लेते हैं, रो रो, एक रो में कितने कॉलम होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। देखो टोटल ना हमको हमेशा 12 ही लेने होते हैं। 12 सेंस, अब जैसे कि अच्छा इन लोगों ने मैं बताया है, मैं टेबल वाला लेती हूँ। ये इसमें क्या होता है, हाँ ये एक मेरी पूरी रो है जिसमें मैं जैसे कि हम जो बेड्थ लेते हैं ना, किसी भी चीज की अगर हम बेड्थ लेंगे तो वो 12 कॉलम की होती है, या फिर हम कह सकते हैं 12 इंच की ले लो, एक एक इंच का एक एक कॉलम ले सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक अगर मैं इस स्क्रीन को देखूं तो ये 12 इंच से, मतलब मैं एक रफली बोल रही हूँ, जैसे स्पैम बोलते हैं या डिव बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं, रो बोलते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्पैम बोलते हैं। 12 स्पैम से एक रो बनती है, ठीक है। अगर तुमने ये एक सेक्शन हमने लिया है तो वो 12 स्पैम का एक सेक्शन है। ऐसे ही अगर मुझे इसको दो में डिवाइड करना है तो मुझे 6 का लेना पड़ेगा। अगर मुझे इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, मुझे और इसकी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो छोटी करनी है, इसकी बड़ी करनी है, तो 8 का ले लूं, या फिर मैं 4 में डिवाइड कर सकती हूँ, 2 में भी डिवाइड कर सकती हूँ, या मैं इसको एक में भी डिवाइड कर सकती हूँ। अब मुझे इसको फर्दर और डिवाइड करना है तो मैं 4 के अंदर फिर से एक कॉलम लूंगी, फिर उस कॉलम के अंदर फिर से मैं अलग 12 डिवाइड कर सकती हूँ, फिर मैं उसको 6 में डिवाइड करूंगी। तो एक स्क्रीन को जो हम तोड़ते हैं वो इस तरीके से तोड़ते हैं, 12 के अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं। वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने एक रो ली, एक सेक्शन लिया, उसके अंदर मैंने एक रो ली है, उस रो के अंदर मैंने कॉलम लिए हैं। कॉलम मैंने कैसे डिवाइड करे हैं, 12 स्पैम की एक मेरी पूरी रो है, उसको मैंने 1 करके तोड़ सकती हूँ मैं, 6 या फिर 4 में 3 में तोड़ सकती हूँ, तो मल्टीपल ऑफ 12 मैं लेके चलती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको ब्रेक करते हैं। तो जब हम अब इसकी बात करते हैं, इस स्क्रीन की बात करूं, तो जैसे मेरे पास ये है, तो मैंने इसको क्या किया है, एक मैंने पूरी स्क्रीन ली हुई है, सेक्शन लिया है, उस सेक्शन में मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, फिर मैंने उसका कुछ पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 4 में डिवाइड कर दिया है, 4 का ये है, 4 का ये है, 4 का ये है, उस 4 के अंदर फिर मैंने ये मतलब अपना कंटेंट मेंशन किया है, तो ये ऐसे मैंने 4 लिया। अब इसको भी मैंने 4 में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि ये फिर 12 में मेरी
डिवाइड है। अब ये पूरा एक सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन में एक रो है, उस रो के अंदर मैंने ये 3 कॉलम लिए, इसीलिए आप देखोगे ना यहाँ से बराबर स्पेस है, यहाँ से बराबर 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 स्पेस है। अगर अलग अलग लेंगे ना तो ये स्पेस हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्यूरेट ही नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम, अब जैसे ये स्क्रीन की मैं बात करूँ तो ये ना 2 में टूटी हुई है, अगर मैं इसको देखूं तो ये 6 में है और ये 4 में है, इस तरीके से टूटी हुई है। बाकी एक एक इन लोगों ने साइड में दे रखा है। तो इस तरीके से हम 6 और 4 क्या है मैम ये? मैं वही बता रही हूँ ना, एक रो 12 की होती है, 12 स्पैन की एक रो है। अब आप ये समझ लो कि एक 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 करके हमने 12 बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको, एक स्क्रीन को जब आप ब्रेक करते हो ना तो वो इक्वली ब्रेक करते हैं हम। जैसे मैंने ये 6 और 6 टोटल कितने हुए 12, 8 और 4 कितने हुए 12, 4 4 4 कितने हुए 12, अब ये कितने टोटल 12। तो आप अगर स्क्रीन को कैसे भी ब्रेक करो टोटल आना चाहिए 12। ये मैं स्क्रीन की साइज की बात कर रही हूँ। अब मैंने ये जो ब्रेक किए हैं, जैसे कि इसकी मैं बात करूं तो मैंने एक रो ली है, रो मेरी कितने की होती है, 12 कॉलम की एक रो होती है, ठीक है। तो मैंने इसको एक सेक्शन लिया, उसके अंदर मैंने एक रो ली है, फिर मैंने चार चार स्पैम यानी कि 4 स्पैम साइज का मैंने एक एक कॉलम लिया है। और मैम इसमें बुक्स क्या होता है? बुक्स रो और बुक्स दो होते हैं इसमें। बुक्स मतलब बुक्स मैम BOX। बॉक्स, वो हाँ जी बॉक्स मैम। ये आपको, जैसे देखो, अभी ये मैं एडिटर पे आऊंगी, अभी मैं एडिटर पे उस पे भी आती हूँ, अभी मैं सिर्फ सेक्शन क्लियर करना चाह रही हूँ कि एक सेक्शन हमारा इस तरीके से, ये बहुत बेसिक बेसिक की चीजें हैं ये, तुम्हें अगर ये चीजें पता होंगी तो तुम्हें कोई भी एडिटिंग या कोई भी तुम जब फ्रंट एंड पे काम करते हो ना तो ये चीजें तुम्हें बहुत हेल्पफुल करती है उस चीज को डिजाइन करने के लिए, जब हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो हमेशा ये चीजें इसके ही बिहाफ पे हम डिजाइनिंग करते हैं और चीजें करते हैं, ताकि तुम एज अ डेवलपर अगर चीजें नहीं सोच सकते हो तो फिर आगे वाला बंदा आप में वो कमी निकालते रहे, क्योंकि अगर तुम इसके अकॉर्डिंगली जाते हो ना तो जब तुम मोबाइल व्यू पे जाओगे तो तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं करता है। वो क्या होता है सेक्शन, अब ये एक एक करके आ रहे हैं, अब देखो ये बराबर आ रहा है ना, अब तुम्हारा ऐसे नहीं छोटा बड़ा है, ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे बूटस्ट्रैप भी बोलते हैं, CSS बोलते हैं। ये CSS इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप उसको चेंज करते हो ना तो ये आपको एक सिग्नल उस पे दिखाई देता है, मतलब कि अगर फोन पे चेंज करोगे तो, इसलिए हम बूटस्ट्रैप ये वाली यूज करते हैं। टेबल फॉर्मेट में भी बनता है ऐसे। फिलहाल ये सेक्शन की बात थी, अब सेक्शन के बाद आगे और मैम अगर अगर मैम मेरे को 5 कॉलम लेने हुए तो इसमें कैसे डिवाइड होगा ये स्पैन? होगा ना, देखो ये कितने में डिवाइड होगा मैम फिर? देखो मैं बताती हूँ। अब तुमने बोला कि मुझे 5 लेने हैं, अभी जैसे ये 3 है, अब तुम क्या करोगे, 3 3 के कितने लोगे, बोलो। अगर तुम 3 3 के कॉलम लो, 3 3 मतलब स्पैम 3 के मैं अगर बात करूं, तो मैम कितना हो, 4 3 3 4 हो जाएंगे मैम। 4 हो जाएंगे ना। तो हम फिर किस पे जाएंगे, हम 2 2 पे जाएंगे, या हम, देखो हमारे पास इसके काफी तरीके हैं। जैसे अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे ये 4 का एक था, इन्होंने इसको ब्रेक किया है एक एक में, तो तुम या तो 2 2 में ब्रेक कर दो। अब तुम एक एक को तो 4 का बना लो बीच वाला, और ये 2 2 के बना लो 4, तो 5 हो जाएंगे, यानी कि 2 का फिर 2 का फिर ये पूरा 4 का, ये 3 का बना लो, 3 का ये एक बना लो, 3 का एक बना लो, 3 का एक बना लो, और बाकी के 2 2 2 के बना लो। इस तरीके से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 ऐसे ही डिवाइड होता है। और हम लोग बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने साइड में छोड़ दिया स्पेस देने के लिए, बाकी हम यहाँ पे चाहे तो 3 3 के बनाए चाहे 2 2 के बना देंगे।
इसमें बनाने की क्या जरूरत है मैम, एडिटिंग साइट में मैम? ये बनाने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। जब तुम काम करोगे, अब देखो मैंने ना सेक्शन तुम्हें एक्सप्लेन किया, अब इस सेक्शन के अंदर कॉलम बने हैं, ये देखो ये कॉलम है ना, तो ये कॉलम तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये कॉलम कितने का होगा। अब ये कॉलम है तो ये कॉलम एक ही तो कॉलम है। अब देखो इसका बाइफरकेट समझ में आ रहा है तुम्हें, ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक रो है ये 12 की है, ये 6 की है। अब ये तुम अंदाजा लगाओ ये कितने का साइज होगा, ये और ये 8 4 भी मैम। 8 4 है ना। अब ये भी 4 8 है। अब ये कितना होगा, ऐसे ये 4 4 का है, ये 3 3 का है, तो ये 1 1 का है। तो ये चीजें समझ में आने के लिए तुम्हें ये इसमें समझना इसमें मैम कॉलम में 5 5 कॉलम नहीं है इसमें मैम, ये चेक किया था मैंने। कौन सा ये हाँ जी मैम, इसमें 5 नहीं है। 5 बनाना पड़ेगा ना, या तो मैं बताया ना एक एक साइड में छोड़ दो, तो दो 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 बना लो। तो एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा इसमें मैम? नहीं डिलीट कैसे करोगे, फिर वो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तुम्हें एक जो 2 कॉलम तुम्हारे एक्स्ट्रा होंगे ना, वो तुम 3 3 के ले लो, एक एक को बढ़ा दो। कैसे मैम लेना एक बार इसमें? जैसे कि ये है, हम पेंट में कर लेते हैं ना, तुमने बोला 5 के बनाने हैं, तो मैं ऐसा करूंगी, मेरा एक दो, अब ये मैंने थोड़ा ज्यादा का ले लिया, फिर मैंने ये ले ली दो, और ये दो। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक ये ले लूं, एक और ये एक, ठीक है। फिर मैं ये 3 बढ़ा दूं, इसको तीनों को बराबर कर दूं, तो ये ऑप्शन है। अब इसका जो मैं बाइफरकेट करती हूँ, तो जैसे हम 3 3 का लेते हैं तो हमारे पास 3 3 के बनते हैं 4, ठीक है। तो मैंने ये 2 का लिया, 2 का लिया, 2 और 2 कितने हो गए 8, और इसको मैंने कर दिया 4 का। या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, या मैं ऐसा करूँ, इसको 3 का ले लूँ, इसको 3 का ले लूँ। मैम उसमें एडिटिंग एडिटिंग वाले ऑप्शन में आता है हाँ मैम ऑप्शन इसका, ये लिखने का? आता है, इसीलिए लिखना। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखो ये जो कॉलम है ना, ये अभी आप मुझे मांग रहा है, ये चीजें मांग रहा है। अगर आप यहाँ कॉलम ऐड कर रहे हो, तो वो जब हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब जैसे मैंने इमेज ली, अब इमेज उठा के मैंने यहाँ डाल दी, तो इसने फिर अब मैं क्या इसमें कर रही हूँ, इसका जो साइज है ना वो मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा। कहाँ से होगा मैम इसका साइज कम ज्यादा? इस तो यहीं से मैम साइज छोटा कर दिया हमने, तो यहाँ से बूट स्ट्रैप भी कम हो रहा है इसका। हाँ ये पूरा, अब देखो ये इसने एक सेक्शन ले लिया है, ये एक रो हो गई है, तो उसके अंदर ये कॉलम है, ये कॉलम आ गया, ऐसे ये एक कॉलम है। अब मैं इसके अंदर एक और अगर कॉलम ऐड कर दूं, अब इसी में अगर मैं एक कॉलम ऐड कर दूं, या मैं फिलहाल एक और इमेज ले लेती हूँ ना, ये हो गया छोटा अपने आप, तो ये अपने आप डिवाइड होता जा रहा है। अब ऐसे में इसकी भी वो कम कर दूं,
ऊपर नीचे भी इसको इजीली कर सकते हैं। माउस प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये तीन तीन में डिवाइड हो गया ना। एक और मुझे कंपोनेंट चाहिए, एलिमेंट ले लेती हूँ, फिर से इमेज ले ली मैंने। अब एक और ले लेते हैं, 5 में डिवाइड हो गया अपने आप ही। इसमें ना हमें देना नहीं पड़ता, ये अपने आप एडजस्ट कर देता है साइज को। इसमें ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं मैम, ये मतलब इक्वली कैसे आएंगे? वो तो अपने आप हो जाता है, वो तो कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुम इसका किसी का भी साइज डिफाइन कर सकते हो कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है और ये कितने का है, क्योंकि वो ना बैकएंड में अपने आप ही कर रहा है इसको। लेकिन तुम्हें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, इसने ये इतना चौड़ा है, ये इतने इतने से है। अब इसमें फर्क देखो, इसने यहाँ पे साइड में छोड़ा है स्पेस, ये वाला, और इधर भी साइड में छोड़ा है ना। अब इसने इतने बीच में ये रो ली है, इस रो के अंदर इसने 5 को डिवाइड किया है। कर दिया ना। हाँ जी मैम। तो ये तो खैर, मतलब ये तो चलो हमने रो और कॉलम की बात करी, लेकिन ये चीजें ना पता होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर तुम एक अब देखो, मैं इसी चीज को अगर मैं मोबाइल पे लेके जाऊँ तो इसका अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहा है। एक पे एक इमेज दिख रही है ना तुम्हें, कहीं पे भी तुम्हें ये लग रहा हो कि घिच पिच हो गया, सब खराब हो गया, तो ये फायदा होता है। ये तुम्हें बूटस्ट्रैप जब पढ़ोगे ना, या सीएसएस पढ़ोगे, तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो, क्योंकि फिर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, टैब फ्रेंडली नहीं होती। मैम सीएसएस तो पड़ी हुई है मैंने, ये नया टॉपिक सुना था मैम, ये बूटस्ट्रैप जो किया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीएसएस में टेबल होती है, और सीएसएस का अपग्रेड वर्जन ही बूटस्ट्रैप है, तो वो आनी बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब और भी कुछ होता है इसमें मैम? नहीं, अगर तुमने बूटस्ट्रैप पढ़ ली, बूटस्ट्रैप में यही यही रिस्पॉन्सिवनेस ही बताते हैं। तो ये चीजें तुम्हें पढ़नी चाहिए। अच्छा, मतलब सीएसएस और एचटीएमएल ये पीएचपी है तो आती है मैम मेरे को। देखो, फ्रंट एंड पे अगर काम कर रहे हो तो तुम्हें बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिवनेस और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आना नहीं, आने का तो चलो जब पता होगी तो आएगी भी, लेकिन ये है कि पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें पता है तभी तुम चीजें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कॉलम वलम जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मैम मैं कल प्रैक्टिस करूंगा एक बार, और अगर कोई डाउट हुआ तो वो पूछूंगा फिर। हाँ हाँ, मैं ये वाला लिंक शेयर कर दूंगी बूटस्ट्रैप का, ये वाला समझ लेना, इसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। ये हाँ ना जी स्मॉल मैम। साइज, मीडियम, लार्ज, ये सब डिफाइन करने का होता है। ये पढ़ लेना, इसलिए मैंने ये लिंक ओपन करके तुम्हें दिखाया, नहीं तो मैं पेंट पे क्लियर कर देती। ठीक है ना, ये सारे बिहेवियर होते हैं, ये तुमने वेबसाइट में भी देखा होगा, लोग ये सब यूज करते हैं डिव के अंदर या टेबल के अंदर करते हैं। मैम एडिटिंग में तो आज हमने सिर्फ सेक्शन और कॉलम और रो, मतलब ये तीन चीज ही समझी है ना बस? हाँ, अभी हमने यही किया है। सेक्शन है, अब सेक्शन के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं। सेक्शन अब हमने कर लिया, एलिमेंट में ना हमारे पास क्या है, हेडिंग। अगर हमें कोई हेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे हेडिंग का वो लेआउट, वो एलिमेंट यूज करूंगी और कुछ भी हेडिंग दे सकती हूँ। ठीक है, वो सिंपल सीधी सी चीजें हैं। अब इस हेडिंग को तुम सेंटर में ला रहे हो, सेंटर में ले आओ, इसका लेआउट जैसे भी चेंज करना है, या फिर साइज है ये सब चेंज करना है, बाकी कुछ भी करना है तो ये वाला जो हमारे पास टूल है यहाँ एडिटिंग का, इससे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट बदल गया, फिर टेक्स्ट का, ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी। ट्रिपोग्राफी क्या होती है हमारे पास, साइज, और ये मेन चीज होती है हमारे पास ऑटोमेशन, एनिमेशन, जो कि वेबसाइट को ज्यादा अच्छा बनाता है।
क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को दिखाने का रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है किसी की नजर पड़ेगी और उसको अच्छा भी लगेगा। मैम मैंने इसमें एनिमेशन लगा कर देखी थी मैम, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही एनिमेट करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो एनिमेट ही नहीं हो रहा था हाँ मैम तो तुम्हें पेज। पब्लिक करना पड़ेगा ना उसको, बिना पब्लिक करे नहीं होगा वो। अच्छा, पब्लिश करना पड़ेगा हाँ पहले। बिना पब्लिश करे कैसे होगा, इसीलिए बात बात पे पब्लिश करते रहो। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट हमारे पास जो यहाँ पे है वो है पैराग्राफ। हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, जैसे ये हमें दिख रहा है ये पैराग्राफ है। इमेज के लिए इमेज यूज करते हैं, इमेज के साथ टेक्स्ट करना है तो ये सारे कुछ एलिमेंट है, ये सब एक एक बार यूज करके देख लेना। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब यही एलिमेंट है, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ तुम्हें करना है। देखो टेबल मिल जाता है, न्यूज लेटर, मेन्यू चाहिए मेन्यू ऐड कर सकते हो। जो जो हम जैसे ऊपर मेन्यू आ रहे थे ना, वही मेन्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट के नाम से बनाया था ना, सब्जेक्ट दिया, अब ऑटोमेटिकली दे दिया ना यहाँ पे इसने। देखो इसने अपने आप दे दिया यहाँ पे। तो जो तुमने किया है वो तुम्हें सब सब देगा यहाँ पे। अब जो ब्लॉग पोस्ट किए थे वो ब्लॉग यहाँ पे बना सकते हो। अब जो फॉर्म बनाया था हमने, देखो टेस्ट के नाम से बनाया था, फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्म ऐड हो गया। अब जो डेटा यहाँ पे सबमिट होगा, अगर हमारे सीआरएम के साथ इंटीग्रेट होगा तो वो सीआरएम में भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पेज अगर कोई और पेज है जैसे कि मैम इसमें फॉर्म को कैसे, मतलब जैसे डिजाइनिंग कैसे करेंगे फॉर्म की, और जैसे नेम के बराबर में मैम हम, मैं चाहता हूँ कि ईमेल इसके बराबर में आए नेम के, वो कैसे होगा मैम? देखो ये गए हम यहाँ पे इसके एडिटर पे। जो तुम उसकी बात कर रहे हो ना, वो फॉर्म ऐसे नहीं आएगा। इसमें ना कुछ तो फॉर्म बने हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। एलिमेंट पे गए हम और ये रहे फॉर्म। अच्छा इसमें ना, इसमें दे नहीं रहा है वैसे ना। जो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म एडिट करने वाला है ना, ये फॉर्म हम एडिट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब हम डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें ना फॉर्म की टेम्पलेट्स भी हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म की अगर मैं टेम्पलेट भी ऐड करना चाहूँ तो वो फॉर्म के टेम्पलेट भी हैं। इसमें शायद ट्रायल की वजह से नहीं दे रहे हो, लेकिन हमारे पास ना फॉर्म में ऑप्शन अलग से दे देता है। मतलब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे डिजाइन दे देगा, और इसमें टेम्पलेट भी नहीं दे रखी फॉर्म वगैरह की। नहीं तो ना वो फॉर्म वगैरह की टेम्पलेट भी दे देता है। नहीं है ना? उसमें ना जब तुम अपग्रेड या फिर प्लान बाय कर लोगे ना, तो तुम्हें इसमें टेम्पलेट वगैरह सब मिलेंगी, सब लेआउट, कलर, फॉन्ट वगैरह सब कुछ तुम चेंज कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो कुछ तो देखो कुछ तो लिमिटेशंस रहेंगी, टेस्ट अकाउंट है तो, ट्रायल है तो, लेकिन वो तुम कर सकते हो। मैम कल ना इसमें तो अपना मतलब कस्टम डिजाइनिंग कर कर देखेंगे मैम, वो बताना एक बार कल वो। हाँ, अब जैसे यहाँ पे हेडिंग के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं, ये हेडिंग वगैरह हैं। ये देखो ये सब लेआउट हैं। ये जो जितना ब्लैक कलर पैराग्राफ, ये तो ये सिर्फ एक लेआउट है। तुम इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो इम्प्लीमेंट तो करेगा। देखो ये अब तुम्हें बस क्लिक करके इस पे कंटेंट चेंज करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर जब मैं फिर सेक्शन पे आ गई, इमेजेस मैम के। हाँ। ऐसा भी कर सकते हैं मैम, जैसे हमने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया स्टार्टिंग में करते हैं हम जो हम वेबसाइट का, हम्म, और मैम मैं चाहता हूँ उस टेम्पलेट में ना किसी दूसरे टेम्पलेट का मुझे कोई सा भी सेक्शन एक पसंद आ रहा है मैम, हम्म। तो वो सेक्शन मैम किसी दूसरे टेम्पलेट में हम इम्बेड करवा सकते हैं क्या? देखो जो सेक्शन में तुम्हें दिख रहा है ना, वो सब इसके अंदर है। जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें ये वो सब, वो जो टेम्पलेट तुम देख रहे हो वो सब मिलेगा तुम्हें, इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे भी मिल सकता है। अब देखो ये जो एजुकेटेड वाला तुम देख रहे हो, ये क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये बैनर आ रहे हैं। अब सेम एज इट इज मैं तुम्हें इसको दिखाती हूँ। देखो ये देख लो, देखो ये मेरे लोगो आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ दे रखा है। अब मैं कुछ नहीं करूँ, बस इसको उठा के मैंने कॉपी किया,
ये किया और मैंने इसको क्लाइंट को हटा के ये मैंने पेस्ट कर दिया और इस बटन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इस सेक्शन को मैंने छोटा कर दिया। अब बताओ कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें ऊपर नीचे में? यहाँ मैं अपने लोगो लगा दूंगी, है ना? इजीली इजीली बन जाएगा। अगर तुम कैसे भी टेम्पलेट देख लो तुम्हें सब फीचर्स यही मिलेंगे। नहीं मैम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे मैम कोई कोई टेम्पलेट में कोई ऐसा सेक्शन नहीं होता मैम जो पहले ही बना हो, तो वो होता है बस हमने इसमें कंटेंट चेंज करना है बस। हाँ, तो ये भी मतलब बेसिकली तो चीजें वही है। अब तुम्हें मैनेज करनी है, बस इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना है बस। तो मैम मैं किसी दूसरे टेम्पलेट से अपने इस टेम्पलेट में वो सेक्शन एम्बेड करवा सकता हूँ क्या? हाँ, एम्बेड का कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे जब तुम पेड वर्जन में जाओगे तो यहाँ पे एम्बेडेड कोड करके भी आएगा, जो कि कोई भी कोड अगर तुम यहाँ पे अपना कोड एम्बेड करना चाहते हो तो उसको सीधे सीधे पेस्ट कर दो, उसकी स्क्रिप्ट वो सीधे सीधे उस सेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो बस मैम इसमें जो साइट्स में इससे अलग और कुछ नहीं है, मतलब यही है बस? बस यही है, इससे ज्यादा और क्या ही इसमें होगा। लेआउट ही तो डिजाइन करना है, सेक्शन रो और बस जो चीजें तुम्हें सेक्शन ऐड करते जाते जैसे जैसे सेक्शन ऐड होंगे, कलर तो कॉम्बिनेशन हो मैम गया और मैं ना एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा था, मेरे पास एक डिजाइन पड़ा था मैम एक हम्म, हम्म, फिग्मा पर। हाँ। तो उस पे ना मैम कुछ मतलब ऐसा डिजाइन थे जो इसमें डिजाइन हुए नहीं मैम, मतलब है। देखो अगर स्क्रैच से चीजें हैं तो थोड़ा बहुत देखो, एज इट इज तो नहीं बना सकते तुम, एज इट इज बना भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके लिए ना बहुत बहुत फोकस होके करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक आती है ना, जो फिग्मा पे जब चीजें आती हैं, किसी ने डिजाइन किया हुआ है सारी चीजें, तुम काफी हद तक तो चीजें बना दोगे, लेकिन दो साइड पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मैम उसमें मैम टेस्टिमोनियल का कोई विजिट नहीं है मैम ऐसे? हाँ है, कौन सा है मैम, दिखाने एक बार? उसमें काफी सारे हैं। उसमें किस तरीके का दिया हुआ है? उसमें मैम ऐसा है, मतलब कराउजल है, टेस्टिमोनियल कराउजल नहीं होता जैसे, मतलब उसमें बीच में क्लाइंट की फोटो छपी हुई है, उसका नाम लिख रखा है और बीच में स्टार आइकन है और नीचे टेक्स्ट है बहुत सारा। हाँ, तो देखो एक तो ये है, फोटो है, टेक्स्ट आ गए, फिर ठीक है कंटेंट आ गया। तो इसमें बीच में मैम अगर मेरे को वो लेके आना हो 5 स्टार ऐसे कुछ भी, मतलब वो कैसे आएगा? स्टार लगा दो इसके कंटेंट के नीचे, इमेज लगा इसमें दो। जैसे मैम वर्डप्रेस में नहीं होता मैम वो एलिमेंट होता है स्टार रेटिंग का, ऐसे इसमें भी है मैम वो? रेटिंग तो डायनेमिक साइट ले जाना पड़ेगा ना, अब रेटिंग के लिए तो नॉर्मल रेटिंग दे दो ना, नॉर्मल इमेज दे दो, छोटी छोटी सी यहाँ पे स्टार बना के। कैसे मैम? देखो जैसे कि ये अब तुमने ये बना लिया ना, इसी में एक एलिमेंट ऐड कर लो, ये रहा तो स्टार, इसमें आइकन स्टार का लेना पड़ेगा तुम्हें, स्टार। ठीक है, अच्छा, मतलब आइकन ही लगा दो उसकी जगह? हाँ, अब इसका साइज छोटा कर दो तुम, ऐसे जितने भी स्टार लेने हो उतने स्टार लगा दो, इसके आगे आगे लगाते जाओ। और एक चीज और बताना मैम कि जैसे क्या था वो, एक इसमें मैम अगर मेरे को ये वो लेना मैम एक बार इमेज कराओ जो लेना मैम एक बार विजिट वो एलिमेंट इमेज कराओ जो होगा मैम। ये क्राउजल पर क्लिक करना मैम एक बार अकॉर्डिंग के बाद है मैम जो ये सेम ही आ गई इसमें मैम, इमेजेस कैसे चेंज होंगी? नहीं फिर से चाहिए ना, ये वाला हाँ जी मैम, हाँ जी। नॉट अलाउड, ये तो बहुत सारे यूज करेंगे ना।
इमेज पर था मैम वो। तो अभी मैम इसमें इसमें मैम इमेजेस कैसे लगाएंगे मैम हम? जैसे मेरे को 2-3 इमेजेस लगा कर दिखाना मैम एक बार। सीधे सीधे लगा दो ऐसे ही। मैम मेरे से फर्स्ट इमेज तो लग गई थी, सेकंड इमेज को ऑप्शन नहीं मिला मैम लगाने का। इसमें ऑप्शन इधर आ रहा है ना, देखो तुम किसकी मतलब इमेज इस मतलब ये है, इसके बाद आगे बढ़ोगे नेक्स्ट पेज हम मतलब हाँ ये अच्छा, वो ऐड। सेकंड इमेज पे हमने खुद जाना पड़ेगा मैम इससे? हाँ खुद जाना पड़ेगा, फिर जब ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर वो ऑप्शन दे देगा इमेज। ओके ओके, मैं मैम उसमें सेटिंग में देख ढूंढ रहा था, उसको वहाँ पर मिला नहीं था। अच्छा यहाँ से चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हर इमेज की अलग एनिमेशन, अलग चीजें, अलग फॉर्मेट। इसमें मैम जो साइट्स में ना मैं सिंपल सी वेबसाइट हो वो तो डिजाइन कर लेता हूँ मतलब। सिंपल ही बनाते हैं इसमें, ये ना बहुत ज्यादा अपग्रेड, क्योंकि अभी देखो ज़ोहो की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अब वो भी कितनों पे ध्यान दें। लेकिन ठीक है, उनके चल रहे हैं, अब काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी मार्केट बनी है उसकी। पर ये नॉर्मल के लिए ठीक है, ज्यादा डायनामिक ना हो, जिसको स्टैटिक वेबसाइट चाहिए उसी के लिए है ये बस। अब लोग इसे बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ज़ोहो की भी गलती नहीं है ना उसमें। लोग सोचते हैं कम में ज्यादा हो जाए बस, तो पहले आज इतना ही करते हैं ज़ोहो साइट पे, साइट मैम इस पे मैम अगर हमको मैम मतलब